कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। वालेकुम सलाम इकरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हम शुरू करने लगे हैं हमारी प्रेज़ेंटेशन व्हिच इज़ अबाउट 10 मिसकंसेप्शंस जो कि कंटेंट राइटिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये कि स्पेशली अस मी एंड पीरियड्स ऑफ फोटो बीइंग अ कंटेंट राइटर हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सो द थिंग इज़ के फील्ड चाहे कोई भी है उसमें ऑफ कोर्स देयर आर सम मिथ्स एंड प्रैक्टिसेस और मिसकंसेप्शंस और समथिंग लाइक दैट जो कि विच जब आप उसको लॉजिक से सोचो तो इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस बट स्टिल वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले तो अगर हम दरियाल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उन्होंने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि जब भी आप किसी को ये बताते हो कि आप वेब डेवलप हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरा कंप्यूटर तो ठीक कर दो या मुझे नई विंडो तो इंस्टॉल कर दो। सो इट्स समथिंग कि जो हर फील्ड में ही हम लोगों को फेस करना पड़ता है। कंटेंट राइटर्स को सबसे बड़ी चीज एज अ चैलेंज जो मुझे लगता है क्या फेस करना पड़ता है, मुझे जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ा है दैट इज समथिंग कि मुझे मेरी फला असाइनमेंट तो बना दो, मुझे एक मैसेज आता है कि फ्री हो, मैं आगे से अगर गलती से हाँ बोल दूँ तो सबसे पहला मैसेज मुझे ये आता है कि फला असाइनमेंट तो बना दो। एंड दैट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या वो लोग इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं या वो लोग चाहे मीडिया एंड जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस इतना पता होता है कि मैं कंटेंट राइटर हूँ और मुझे एक असाइनमेंट बनानी है। So yes, what are we going to do actually in this presentation is we are going to explore those myths, misconceptions, and practices that are really annoying in the field of content writing and how we can actually address to those concerns. Well, we aren't going to actually address those, but the point is to make the people aware of those. So Pire will start with first misconception. Okay, so start from myth number 1, that is anyone can be a writer. तो ये सबसे बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि राइटर्स को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है और हर किसी को ऐसा लगता है कि राइटिंग बहुत ही इजी काम है जो कि हर कोई कर सकता है। तो उनका जो लॉजिक है माइंड के पीछे वो ये है कि राइटिंग भी एक असाइनमेंट्स की तरह है जो कि हर कोई लिख सकता है, जबकि राइटिंग जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो उनका माइंड उनको ऐसा लगता है कि ये एक जैसे कि पीस ऑफ केक है जिसको खाना बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे एक केक को बनाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एक छोटी-छोटी मेजरमेंट करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमें भी एक कंटेंट लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि हमें एक जो है अच्छा-सा हम कंटेंट लेके आ सकें। तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, इतने सारे टैब्स हमें ओपन करने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है कि किसने किस तरीके से लिखा है, हम इसको किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स उसकी करेक्ट करनी पड़ती हैं। उसके अलावा बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि सेंटेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और हमें जो है वर्ड काउंट्स, पैराग्राफ किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी होती है, किस तरीके से स्पेसिंग देनी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तब जाके एक कंटेंट जो है वो हम अच्छा लिख पाते हैं। सो लेट्स मूव। ओके, सो अनदर थिंग जो कि हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है दैट इज़ कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा हैवी वोकेबलरी, फैंसी वोकेबलरी, आप 1-1 किलो का वर्ड यूज़ करोगे तो दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो। और मज़े की बात ये है कि ये चीज़ सिर्फ जो है ये क्लाइंट से रिलेटेड नहीं होती। राइटर्स का अपना बिलीव इस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जितने ज़्यादा हार्ड टू रीड, हार्ड टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो जो है बहुत बड़े राइटर्स लगेंगे। ठीक है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मैं जब थी यूनिवर्सिटी में तो मेरी एक क्लास फेलो थी। उसने एक दफ़ा एक उन लोगों को ना, वो लोग वानाबीज होते थे और उनको बड़ा शौक होता था कि वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को राइटर शो करे और बहुत बड़ी चीज़ शो करे। तो उन्होंने एक दफ़ा ना एक सोशल मीडिया स्टेटस लगाया, ठीक है? तो वो ये मैंने उस वक़्त का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपनी प्रेज़ेंटेशन में प्रेज़ेंट करूँगी। बट लेट मी रीड इट आउट लाउड टू यू और फिर आप लोग मुझे बताना कि इस बंदी ने क्या लिखने की कोशिश की और इसका मतलब क्या था। I never wanted a tangible manifestation or evidence, to be more precise, of my growing wisdom because it gives more pain than wisdom. यहाँ तक सब ठीक जा रहा है, ठीक है? Yet, to my chagrin, it is trying to stick his head out of the ever bulging gum to formally commemorate my evolution into becoming a so-called sage. मेरा दिमाग ब्रेक डाउन हो गया था और मुझे कुछ समझ आनी बंद हो गई थी कि ये इसने लिखा क्या है. So that is something कि जो
इतनी ज़्यादा कॉमन है कि लोग समझते हैं कि आप जितना हेवी वर्ड यूज़ करोगे ना, आप डिक्शनरी के सबसे ज़्यादा डार्केस्ट कोने में से जाके आप एक वर्ड उठा के लो और आप उसको डाल दो और आप समझो कि आप राइटर बन गए हो। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बी क्लियर, you have to be precise and to the point, and you have to be easy to understand. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी ये समझ नहीं आता कि प्रेजेंटेशन में आपने क्या लिखा है। मुझे आज तक समझ नहीं आई। ओके, तो मिथ नंबर 3, दोज हु स्पीक वेल राइट वेल। तो ये भी एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और लोग ये सोचते हैं कि जो अच्छा बोल सकते हैं वही अच्छा राइटर बन सकते हैं। तो जबकि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डिफरेंट है और कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लाइक वो बहुत शाय होते हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते कि वो लोगों के साथ जो है वो बात कर सकें। तो हमें इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि जो एक अच्छा बोल सकता है सिर्फ वही राइटर बन सकता है। जबकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अच्छे से जब मैं इंग्लिश में किसी से बात करती हूँ तो मेरे वर्ड्स मेरे साथ नहीं होते, वो वोकैबुलरी मेरे दिमाग से आउट हो जाती है, मैं पता नहीं क्या बोल रही होती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एक कंटेंट राइटर की काम कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं राइटर बन सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं वो इस स्किल्स को अच्छे तरीके से राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। तो ये मिथ भी जो है वो रॉन्ग है। तो जो अच्छा बोल सकता है सिर्फ वही राइटर बन सकता है। एंड द सेम गोज फॉर वाइस वर्सा, कि जैसे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक इंसान जितना अच्छा बोल सकता है उतना अच्छा लिख सकता है, तो सेम लोगों के साथ ये भी होता है कि एक इंसान अगर अच्छा लिखा है तो दैट मीन्स ही इज गुड इन कम्युनिकेशन एज वेल, बट दैट इज नॉट द केस। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्सट्रोवर्ट, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से अच्छी रही है, बट आई हैव नेवर बीन अ गुड राइटर, यू कैन से, until the point when I actually started learning the writing, और मैं उस प्रोसेस से गुजरी हूँ, एंड आई है, और ये वो टाइम था व्हेन आई हैड एक्चुअली बिकम एन इंट्रोवर्ट। मेरी सोशल स्किल्स जो थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी, बट आई वाज नेलिंग इट ऑन द पेपर। सो आई रियलाइज्ड कि ओके, व्हेन यू आर अ ग्रेट टॉकर, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप एक अच्छे राइटर भी हो, और जब आप एक अच्छे राइटर बनते हो तो इट डज नॉट मीन कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो। यू हैव टू create a balance in both of the things. So yes, that is something that I have worked on it, and I think I am now pretty much in a moderate situation. I have finally found a middle ground where I am actually a good communicator as well as a good writer. ये जो 7 टिप्स लिखी हुई है ना, तो साथ साथ आप इनके ऊपर भी फोकस करें। अच्छा, इनमें बहुत काम की बातें लिखी हुई है। Okay, so myth number 5, AI will replace content writers. तो लास्ट 3 टू 4 मंथ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी हम देखते हैं तो कोई कोई एक पोस्ट इससे रिलेटेड होती है कि राइटर्स को जो है वो एआई रिप्लेस कर देंगे। तो जब वो हमें रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास यही काम रह जाएगा करने के लिए। बट जबकि एआई टूल्स जो हैं वो हमें रिप्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि एआई टूल्स बने ही हमारे लिए हैं, हमें हेल्प करने के लिए बने हैं, इसलिए नहीं बने कि वो हमें रिप्लेस कर दें। तो जो राइटर्स हैं वो एआई टूल्स का यूज़ करके एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल की एक अलग जो है वो राइटिंग स्टाइल है। वो जितना भी कंटेंट एआई टूल से जनरेट कराते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी और अपने इमोशंस ऐड करके फिर ही वो एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो अगर कंपनीज़ या कोई भी बिज़नेस अगर राइटर्स को जो है वो अपनी कंपनी से निकाल के और एआई टूल्स को यूज़ करती हैं, तो उनको भी एक राइटर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी उनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उस तरीके से नहीं लिख सकता जिस तरीके से एक राइटर लिख सकता है। और जबकि एआई टूल्स का जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ भी राइटर्स ही अच्छे से कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें उनसे किस तरीके का कंटेंट जो है वो जनरेट कराना है, क्योंकि एआई टूल जो है वो सेम तरीके का ही जो है वो कंटेंट बार-बार रिपीट करते हैं, तो उसको क्रिएटिव कैसे बनाना है वो भी एक राइटर्स को ही पता है। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप लोगों को, आई थिंक मैनी ऑफ अस नो के चैट जीपीटी 4 लॉन्च हो गया है, जो कि प्रो वर्जन है। तो रिसेंटली जब ये लॉन्च हुआ तो किसी बंदे ने इसको यूज़ किया और इसको बोला कि 20 जॉब्स जो हैं वो बताओ कि जो चैट जीपीटी 4, तुम उन 20 जॉब्स का नाम लो जो कि तुम रिप्लेस कर लोगे। और चैट जीपीटी ने फिर वो 20 जॉब्स बताई, और उनमें इनफैक्ट कॉपी राइटर भी था, प्रूफ रीडर भी था, डेटा एंट्री क्लर्क भी था, ट्रैवल एजेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर। देयर आर मेनी थिंग्स जो कि खुद एआई भी क्लेम कर रही है कि दे कैन एक्चुअली रिप्लेस व्हेन यूज्ड वाइजली। बट द थिंग इज कि एआई को यूज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो फिर किस किस को रिप्लेस करेंगे।
सो हाँ, एक और मिथ हमारे पास ये आती है कि कंटेंट राइटिंग इज सिंपली अ फॉल बैक ऑप्शन. बीइंग माई सेल्फ अ कंटेंट राइटर, मैं ये क्लेम करती हूँ कि मैंने खुद इस मिथ के ऊपर एक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने बिलीव रखा है. मैं एवरी टाइम व्हेन सुंदर एडवाइस मी कि तुम कंटेंट राइटर क्यों नहीं बनती, तुम राइटिंग की फील्ड में क्यों नहीं जाती, और मैंने इसको हमेशा से यही एक बात कही थी कि आई विल बी एनीथिंग बट अ राइटर. मतलब मैंने जिंदगी में कभी कंटेंट राइटिंग को एज एन ऑप्शन रखा ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ऑफ कोर्स इट वाज अ सेकेंडरी ऑप्शन, एक टाइम पास वाली चीज थी कि अगर आपको और कोई भी जॉब नहीं मिलती तो चलो आप इसको एक एज अ लेस prestigious option choose कर लो. But now when I have actually stepped into this field, मैंने इसको full time pursue किया है. मैंने 2 jobs at a time pursue किया, and it actually pays very well, let me tell you that. So do not think of it as a secondary or a fallback option. अगर आप इसको as a full time job लेकर चलो तो you can actually get rich within a year or so. So myth number 7 है a content writer is also an SEO expert. तो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या बिजनेसेस हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि राइटर्स जो हैं उनको एसईओ की जो है वो एसईओ में भी एक्सपर्ट होने चाहिए, जबकि कंटेंट राइटर्स और एसईओ एक अलग फील्ड है, दोनों सेपरेट फील्ड हैं, एक सेम फील्ड नहीं है. क्योंकि एसईओ एक टेक्निकल फील्ड है, आई डोंट नो कि वो कोडिंग में भी यूज़ होती है और काफ़ी सारी चीज़ों में यूआरएल्स में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करनी है वो हो सकता है राइटर्स को इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, टेक्निकल पार्ट्स के बारे में. जबकि राइटर्स का काम है कि उनको बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो जो भी कीवर्ड्स हैं उनको किस तरीके से अपने आर्टिकल में उनको पुट करना है ताकि वो कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा ना लगे, और जो रीडर्स हैं वो जब रीड करें तो उनको ऐसा फील ना हो कि उन्होंने ज़बरदस्ती कीवर्ड्स को पुट किया ताकि उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक करे. तो कीवर्ड्स का एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक 2 to 3 जो है परसेंट हम यूज़ करते हैं अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल हो. तो इस तरीके से हमें वो एक परसेंटेज निकालनी पड़ती है कि हम कितने कीवर्ड्स हम अपने आर्टिकल्स में इनपुट कर सकते हैं. तो इस तरीके की नॉलेज हमें होनी चाहिए, बाकी ये नहीं कि हमें एसईओ की एक्सपर्टीज़ चाहिए कोई भी एक कंटेंट लिखने के लिए. सो हमारी जो अगली मिसकंसेप्शन है वो है कि कंटेंट राइटर्स पोजेस एक्सपर्टीज इन एवरी नीश. इसको मैं इस तरह से भी रिफ्रेज कर सकती हूँ कि अगर एक बंदा कंटेंट राइटर है तो वो किसी भी फील्ड के ऊपर लिख सकता है. मैंने बीइंग अ कंटेंट राइटर ऑफ कोर्स आई हैव फेस दिस थिंग कि जब मैंने अगर मैं एक ब्यूटी ब्रांड में काम करती थी तो मैं वहां पर ऑफ कोर्स उसी किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करती थी. बट मेरे सीईओ को असल में क्रिप्टो का शौक चढ़ गया था बीच में, तो उसने कहा कि आप ऐसे करके क्रिप्टो के ब्लॉग्स लिखवाने शुरू कर दें. तो बीइंग अ कंटेंट राइटर उन लोगों ने मुझे कहा कि आप क्रिप्टो के ऊपर लिखिए. अब मैं टेक्निकल बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे क्रिप्टो में सिर्फ क्रिप्टो के अलावा और बिटकॉइन के अलावा कुछ भी नहीं पता था. तो मैं कहाँ से क्रिप्टो के ब्लॉग लिखूं भाई. इतनी मैंने रिसर्च की, इतनी ज्यादा टर्म्स थी उसमें कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लिख रही हूँ. बट इन द एंड ब्लॉग्स मैंने लिख लिए. बट मुझे ये पता है कि वो बिलो एवरेज ही थे, वो कोई इतने ज्यादा अच्छे थे ही नहीं कि कहीं से भी लगे कि किसी एक्सपर्ट ने लिखी हो. बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एन एक्सपर्ट. मैं जिस फील्ड में एक्सपर्ट थी उन्होंने उसको अज्यूम नहीं किया. तो अगर उन्होंने मुझे दूसरी दे दी, सो बेसिकली आई एम नॉट अ विजर्ड. मुझे मेरी नीश का काम दें. अब आई एम अ राइटर, आई कैन राइट वेरी वेल, बट आई कैन नॉट राइट ऑन एवरीथिंग. So myth number 9 is a writer should apply with a catchy cover letters. तो राइटर्स की जितनी भी जॉब्स आती हैं, अगर आप अपवर्क के ऊपर भी देख लो तो हमें कवर लेटर तो लाजमी लिखना होता है. अब कवर लेटर लिखने के लिए हमें हर एक जॉब के लिए जो है वो डिफरेंट कवर लेटर बनाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. अब एक कवर लेटर लिखने के लिए वो भी कैची होना चाहिए, उसके ऊपर हम इतना दिमाग लगाते हैं, इतना उसको लिखने के बाद हमारा सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. तो एट द एंड ऐसा होता है कि या तो एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या तो वो भी नहीं करते. तो जो राइटर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, वो हमें हमारे कवर लेटर से जो है वो जज करते हैं कि हमारी राइटिंग स्टाइल कैसी है. तो ये बहुत ही बड़ा हेडेक होता है कवर लेटर्स को लिखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
आई डू अग्री विद इट, और इसमें कुछ चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कवर लेटर्स, द प्रॉब्लम इज़ कि हर बंदे को ही जिसको राइटिंग के लिए अप्लाई करना होता है उसको एक कवर लेटर लिखना होता है। और राइटर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर नॉट ऑलवेज हाई ऑन क्रिएटिविटी। उनका एक डाउन टाइम आता है, एक टाइम आता है जब वो इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुए होते हैं कि वो फ़ौरन से सब कुछ लिख लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो 1 घंटा लेके बैठे रहेंगे और उनसे एक स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती। सो इस टाइम में अगर आपके सामने एक कवर लेटर लिखने के लिए आ जाता है कि आपने अपना बेस्ट उसमें प्रूव करना है, सो दैट इज़, तो वो अलग बात है कि टेक्ससेप्शन की एचआर असिस्टेंट अलीजे को जो है आपकी तरफ से एक कवर लेटर चाहिए होता है, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। सो उसका रिजल्ट क्या होता है कि यू लूज अ जॉब। आप अप्लाई नहीं करते, आप कहते हो कि छोड़ो यार इसको जाने दो। एंड द लास्ट मिथ और प्रैक्टिस जो कि हम फेस करते हैं, दैट इज कि आपने कौन सी डिग्री की है। मैंने ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फेस किया अपनी जिंदगी में कि एवरी टाइम व्हेन आई टेल समवन आई एम अ कंटेंट राइटर, तो मुझसे सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि आपने क्या पढ़ा है। तो डिग्री कंट्रीब्यूट करती है आपकी स्किल में। मुझे लगता है कि अगर मैंने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, मैंने लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ी होती, तो शायद मैं इतनी अच्छी राइटर नहीं होती। बट डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। आप देखें, लोग कंप्यूटर साइंस करते हैं और वो टेक्निकल राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके राइटर होता है, लॉ करके लोग जो है वो लीगल राइटर्स बनते हैं। देर आर जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया मैस कम्युनिकेशन के लोग होते हैं। सो डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। आपका स्किल सेट और आपकी इनर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। राइटिंग और डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जो कि जब तक आप खुद से क्रिएटिव नहीं हो, आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। सो स्किल भी जरूरी है, बट एक इननेट एबिलिटी टू एक्चुअली बी अ राइटर, टू बी एन एक्चुअल रिसर्चर, और आपकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम पिरे एंड मी, थैंक यू सो मच। और हमें Thank you. पता है आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट इफ यू डू थिंक कि आपके पास कोई ऐसी मिथ है कंटेंट राइटर्स के बारे में जो कि आपने सुनी है बट वी हैव मिस्ड आउट ऑन इट, डू शेयर विद अस। How do you know we don't have any questions? वेल इफ यू डू क्वेश्चंस फील फ्री टू क्वेश्चंस तो आस्क। ज्यादा नहीं है, मेरे पास एक कमेंट है। जी जी बिल्कुल। ये लास्ट स्लाइड पे मुझे आप आजाद चाय वाला लगी हैं थोड़ी सी। ये वाली स्लाइड हाँ जी। नहीं, लेकिन सही बहुत हो अच्छा गया। था और बिल्कुल रेलिवेंट ये मिथ्स हैं, आती हैं काफी ऐसी सेम। बिल्कुल ऐसे इवन ये जो डिग्री मजा वाली तो टिप्स का था लाजमी वो आती किसी है चीज कि में नहीं था। अब तो जिस तरह के कोर्सेज आ चुके हैं, अगर लोग कोर्सेज करके टेक्निकल स्किल ले लेते हैं तो डिग्री वाला क्वेश्चन फिर भी लाजमी आता है कि आपने पढ़ा बिल्कुल क्या हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब मेरे बहुत सारे And I think that question मेडिकल is actually pretty relevant. वो question जो है वो pretty relevant है, especially क्योंकि content writers come from all kind of fields. ठीक है, तो whenever you go tell somebody कि I'm a content writer, they're bound to ask you which field do you belong to, right? If I was a content writer and I would go and I would tell somebody that I'm a content writer, they would ask me if I belong to the computer science field or the legal field or any field, right? They need to know what I do and what I'm specific. मैम वो इस तरह से डिफरेंट है कि अगर तो आप ये उनको बता रहे हैं ना कि मैं इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कंटेंट राइटिंग करता हूँ या करती हूँ, तो फिर डिग्री मैटर करती है। लेकिन वो कंटेंट राइटर को जस्टिफाई करने के लिए ये बताना पड़ता है कि मैं क्यों हूँ और मैं इस फील्ड से हूँ या नहीं हूँ। Okay, right. ये वाली चीज जो है। सही और एक जो सही बीच में सही। स्लाइड आई थी जिसमें ये था कि समटाइम्स हम जब इन्होंने बताया था कि मैं पहले एक्सट्रोवर्ट थी, काफी बोल लेती थी, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं रही। तो मुझे भी यही लगता है कि समटाइम्स आप बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाते, लिखने में आपको लगता है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बोला नहीं जाता वो चीज, तो लिख के आप वो चीज एक्सप्रेस कर पाते हैं दुनिया के सामने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऐसा है कि मुझसे जो चीज बोली नहीं जाती फिर मैं उसको अपने पास लिख लेता हूँ, चाहे कभी डायरी में, कभी किसी स्टिकी नोट्स में। इस तरह की चीजें होती हैं और उसामा भाई के साथ तो ये खास तौर पे काफी होता होगा, वो समझ भी जाएंगे मैंने क्यों कहा। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। ऐसा होता है बहुत ना सी उसामा चीजें भाई? ऐसी होती बिल्कुल ऐसी है दरअसल, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है बंदा बोल नहीं पाता, ऐसे ही फिर है। बंदा कागजों से बातें करना शुरू कर देता है। I don't know किस किस्म सही। के intimate secrets हैं सामा और दानियाल के, but absolutely brilliant presentation once again. Content team, आप लोग मुझे इकरा, can you mute yourself? Thank you. Okay, so I am absolutely proud to Ikra name you as the creative content head and not just the content head, because you prove me
right every time when you come up with something like this, right? This was absolutely brilliant, from the topic to the design of the presentation to the content of it and how you guys presented it out. That was absolutely out of the box. And looking forward to many more like this from the rest of the team as well. The competition has just gone to the next level. And I'm going to stop the recording here so that we can, upload it before we start talking shit.